तो सबका स्वागत है हमारी क्लास में। और हमारे यहाँ पे यूनिट चल रही है उपन्यास की, और उपन्यासों में 2 उपन्यास बचे हैं जो आज हम लोग ले रहे हैं। जिंदगी नामा कृष्णा सोप्ती का, और कल की क्लास में मानस का हंस पढ़ा दिया जाएगा। तो इत्तेफाक से इस महीने के ख़त्म होने से पहले ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद टेस्ट होगा। याद रखेंगे, सारे उपन्यासों से मिला के एक टेस्ट आपका तैयार किया जाएगा जो इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद होगा। फिर उसके बाद अगली यूनिट शुरू होगी। और सब जितने भी उपन्यास पढ़ाए गए थे, सबके राइटर के बारे में, सबका प्रकाशन वर्ष, प्रमुख पात्र, प्रमुख कथन और विषय वस्तु, मतलब कि कथानक सारांश में आपको लिखना होगा अपने नोट्स में। ये बना लीजिएगा, ठीक है। इसके उपन्यास के जो नोट्स बनाएंगे आप लोग, ये या तो टेबल के तरह बना लेंगे या एक एक उपन्यास के पैराग्राफ वाइज आप लोग ये लिख लेंगे, ठीक है। चलिए पहले पूरे हो जाने दीजिए, तब करेंगे काम। आज का उपन्यास है जिंदगी नामा। सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसकी लेखिका हैं, लेखिका कौन है? कृष्णा सोप्ती। और ये ऐसी राइटर हैं बच्चों जिनको साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है और ज्ञानपीठ। 2017 में मुझे याद है जब ज्ञानपीठ की घोषणा हुई थी तो कृष्णा सोप्ती जी को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 ईस्वी को पंजाब प्रांत के गुजरांवाला, जो पाकिस्तान में आ गया है वो पोर्शन, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। देश विभाजन के बाद कृष्णा सोप्ती दिल्ली आकर बस गई। देखिए भीष्म साहनी जी का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। ये लाहौर से यहाँ पे आके बस गए थे, कहाँ? मुंबई आ गए थे, और ये दिल्ली आके, मतलब पाकिस्तान इनकी जन्मभूमि रहा है। कृष्णा सोप्ती के पिता फौज में थे और माता कुशल गृहिणी थी। कृष्णा सोप्ती हिंदी की सबसे बोल्ड लेखिका के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। बोल्ड कह सकते हो, हिंदी में कहूँ तो एकदम अत्याधुनिक कह सकते हैं। कृष्णा सोप्ती की शिक्षा हुई थी दिल्ली में, शिमला में, लाहौर में, जगह जगह पे हुई। पिता फौज में थे तो ट्रांसफ़र वाली जॉब थी पिताजी की, जगह जगह पोस्टिंग हुई, जगह जगह इनकी शिक्षा हुई। इनका कृष्णा जी का जन्म स्वतंत्रता पूर्व में तथा उनका लेखन स्वतंत्रता के बाद में हुआ। और इनके जीवन का प्रारंभिक काल जो था देश और समाज की दृष्टि से उथल पुथल भरा था। 1925 में हुआ था, तो राष्ट्रीय आंदोलनों का दौर था। जब तक ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनमें भाग भी, मतलब इन्होंने अपने नज़दीक से देखा है स्वतंत्रता की लड़ाई को। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? मतलब ऐसा ना हो कि दबी हुई आवाज़ आए वीडियो में। आप लोग आवाज़ के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है कि नहीं। जन्म के बारे में ये इनका स्वयं का मानना है, ठीक है, ओके बच्चों। तो इनका खुद का कहना है कि जिंदगी की शुरुआत सिर्फ जन्म से ही नहीं होती, परिवर्तनों और बदलावों के साथ भी होती है। शताब्दी की पहली चौथ में जन्मी मेरी पीढ़ी ने उसे घटित होते देखा जिसके लिए कोई इंतजार करती है, और कई बार शताब्दियां भी। तो ऐसा आंदोलन इन्होंने देखा था स्वतंत्रता के लिए कि कई शताब्दियों तक, मतलब कि लड़ने के बाद वो इनको प्राप्त हुई थी। जन्म हुआ था, भुवनेश्वरी भी आगे है, जन्म हुआ था स्वतंत्रता से पहले 1925, याद रखिएगा। और इनका लेखन कार्य रहा स्वतंत्रता के बाद का। कृष्णा सोप्ती का लिबास एकदम सीधा साधा होता था, एकदम सीधी सादी साड़ी सी पहनती थी, महीन कपड़ा पसंद करती थी। लिबास में सोप्ती जी का कहना है घमंडी औरत और चमक दमक वाला लिबास और अपने को दूसरों से अलग समझने वाले लोगों से उन्हें नफरत है। तो एकदम सिंपल सा इनका पहनावा रहता था। खान पान में तंदूरी रोटी और मक्खन पसंद करने वाली कृष्णा सोप्ती व्यंजन के बारे में कहती हैं, हमसे पूछिए तो गेहूं की तंदूरी रोटी पर मक्खन और धीमी धीमी आंच पर पकी चापों की इलाही गंध, इसके आगे दुनिया की सब नियामतें फीकी हैं। अच्छा, इनका एक वो भी संस्मरण भी लगा हुआ है बच्चों, नसरुद्दीन जी के ऊपर लिखा हुआ इनका एक संस्मरण है, किस पे? कक्षा 11th में लगा हुआ है NCERT के। आगे देखते हैं। इनका निधन हुआ था बच्चों 25 जनवरी 2019 को। 2017 में ज्ञानपीठ मिला और 2019 में इनकी मृत्यु हुई। एक लंबी बीमारी के कारण निजी अस्पताल में इनका निधन हुआ। तो 1925 से 2019 इनका जीवन काल रहा। अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्णा सोप्ती ने नारी के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को उजागर किया। कृष्णा सोप्ती के उपन्यास मित्रों मरजानी को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, जिसमें से एक है मित्रों मरजानी। इसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। इनके उपन्यास लगभग सारे ही पूछे जाते हैं, आप ध्यान से सुनिए।
और एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है कि किस लेखक का है। देखिए, डार से बिछुड़ी, ये आया था 1958 में, उपन्यास है। फिर आया था मित्रों मरजानी, जो भी मैंने बताया कि स्त्री लेखन के ऊपर इनका मतलब साहसिक कदम बताया जाता है। मित्रों मरजानी, प्रस्थान बिंदु, ये आया था 1967 में। यारों के यार 1968 में। तीन पहाड़ के नाम से है वैसे, 1968 में। सूरजमुखी अंधेरे के, महत्वपूर्ण है बच्चों, जो मैं कह रही हूँ महत्वपूर्ण, उनको अच्छे से समझना। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में। जिंदगी नामा 1979, जो अभी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और इसको अभी हम पढ़ेंगे, 1979। और ए लड़की है, दिलो दानिश है, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये 2017 में। और कहानी संग्रह है इनका, एक कहानी संग्रह स्पष्ट होता है कहाँ, क्या नाम है उसका, बादलों के घेरे, ये इनका कहानी संग्रह है, 1980 में आया था ये। संस्मरण है हम हशमत, भाग 1 1977 ईस्वी में, और हम हशमत के नाम से ही भाग 2 आया था 1999 में। अन्य साहित्य भी लिखा है इन्होंने, बहुत लंबा इनका वो है लेखन। सोबती एक सोहबत संकलित रचना 1979 में आई। जैनी मेहरबान, ये पटकथा भी लिखी है इन्होंने, 2005 में आई। शब्दों के आलोक में, ये भी 2005 में। सोबती वैध संवाद, इंटरव्यू विधा समझ लीजिए, 2007 में। मुक्ति बोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, 2017, ये महत्वपूर्ण है बच्चों, ये इसको आप अच्छे से समझ लेना कि मुक्ति बोध पे इन्होंने भी लिखा है। मुक्ति बोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, 2017 में। लेखक का जनतंत्र 2018 और मार्फत दिल्ली 2018। सैल्यूट है ऐसी लेखिका को कि मरते दम तक इन्होंने लेखन कार्य जारी रखा। 2019 में इनकी मृत्यु हुई, और देखिए आज 2025 चल रहा है, तो ये इनका शताब्दी वर्ष भी माना जाएगा। कृष्णा सोबती जी का 1925 से अब 2025, मतलब 100 साल पूर्ण होते होते इनकी मृत्यु हुई। काफ़ी अच्छा जीवन लेकर आई थी। काव्य संग्रह है इनके प्यासे खास और गलबहियाँ सी उमड़ती। तो कहानी लिखी, उपन्यास लिखा, अन्य साहित्य लिखा, संस्मरण भी लिखा, काव्य संग्रह भी लिखा। अब यात्रा वृत्तांत भी नहीं छूटा है। यात्रा वृत्तांत है इनका बुद्ध का कमंडल, लद्दाख, 2013 में आया, महत्वपूर्ण है ये भी। बुद्ध का कमंडल, लद्दाख, ये इनका यात्रा वृत्तांत है, 2013 में आया। अब देख लेते हैं इनको पुरस्कार क्या क्या मिले हैं, सम्मान और पुरस्कार। साहित्य शिरोमणि पुरस्कार मिल गया था 1981 में। जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में, 79 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, और जस्ट एक साल बाद ही इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इतना अच्छा उपन्यास है ये। सन 1980-82 में उच्च अध्ययन संस्था शिमला और पंजाब विश्वविद्यालय की फेलोशिप, मतलब साहित्य अकादमी की मेहतर समझ लीजिए इसको। साहित्य कला परिषद पुरस्कार भी मिला। रामकृष्ण जायसवाल हारमोनी अवार्ड और पहला कथा चूड़ामणि पुरस्कार भी मिला 1999 में। बिहार सरकार के द्वारा शिव पूजन सहाय पुरस्कार मिला। ये केवल अभी सुनते जाइए, जो महत्वपूर्ण थे वो मैं बता ही दी हूँ। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ महत्वपूर्ण होते हैं, और पद्म पुरस्कार होते हैं। चलिए, और कहीं कहीं मंगला पुरस्कार भी पूछ लिया जाता है तो अभी इनके पुरस्कार याद रखिए, 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं इनके हिस्से में, बाकी बहुत सारे हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा शलाका सम्मान भी मिला है 2000 और 2001 में। दिलो दानिश जो है इनका उपन्यास, उसका अंग्रेजी अनुवाद दी हार्ट हैज़ इट्स रीजन्स, ये रीमा आनंद ने इसका अनुवाद किया था इंग्लिश में। इसको हज का क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला है 2005 में। इनके उपन्यास का ट्रांसलेट करके रीमा आनंद जी ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और इसको भी अवार्ड मिला है। उर्दू कथा कुंभ में समकालीन लेखिका सम्मान 20 मार्च 2006 में। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा समय सरगम उपन्यास पर 17वां व्यास सम्मान, तो ये भी नोट महत्वपूर्ण है, व्यास सम्मान भी मिला है। किस पर मिला है? समय सरगम पर। केंद्रीय साहित्य अकादमी की मेहतर सदस्य भी रही हैं। और कृष्णा सोबती को सन 2010 में पद्म भूषण मिला, किंतु इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो देखिए, और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 2010 में इनको पद्म भूषण मिला, पद्मश्री की बात नहीं हो रही है बच्चों, पद्म भूषण। आपको पता ही होगा कि पद्म पुरस्कार भारत सरकार के बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, और जिसमें सबसे नीचे लेवल पर आता है पद्मश्री, इसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है पद्म विभूषण। तो इनको सेकंड वाला जो कैटेगरी का है पद्म भूषण मिला था, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017, बहुत कम महिलाओं को मिला है हिंदी साहित्य की।
मन्नू उनको मिला है महादेवी जी को, और मैं एक इनको देख पा रही हूँ 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 2015 में देश में असहिष्णुता के दौर में कृष्णा सोपती ने साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया था। जो इनको मिला हुआ था 1980 में, वो इन्होंने वापस कर दिया था। तो बोर्ड लेखिका इसीलिए कहा गया है इनको। ठीक है, देखिए आ जाते हैं जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास लगा हुआ है, अब इसकी तरफ चलते हैं। कृष्णा सोपती द्वारा रचित जिंदगी नामा उपन्यास का प्रथम प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन से हुआ तथा दूसरा प्रकाशन 1983 ईस्वी में। 2 भाग हैं इसके 2 भाग हैं, किंतु अभी तक जिंदगी नामा का प्रथम भाग ही जिंदा रुख नाम से प्रकाशित हुआ है। जिंदगी नामा का एक और नाम है जिंदा रुख। इसके दूसरे भाग का नाम इंकलाब जिंदाबाद है। दूसरा भाग जो प्रकाशित नहीं हो पाया उसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। महत्वपूर्ण ये सब तथ्य हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। जिंदगी नामा शीर्षक को लेकर कृष्णा सोपती और पंजाब की मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम के बीच 25 वर्षों तक मुकदमा चलता रहा। पंजाब की ही लेखिका हैं बच्चों अमृता प्रीतम, उनमें और इनमें कृष्णा सोपती में 25 वर्षों तक मुकदमा चलता रहा इस उपन्यास के नाम को लेकर। अब जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र कौन कौन हैं? शाहजी, आपने उसमें भी पढ़ा है, सिक्का बदल गया में भी हैं शाहजी, और शाहनी दोनों उसमें हैं और इसमें भी हैं। ये शाहजी की पत्नी हैं सलामत अली और बड़रैड लाला, अखियाँ राबिया, निक्की बेबो, चाची मेहरी, काशी शाह इनका बेटा है, बृंद्याय दई, लाली, सिपाही, लाल खां, गंडा सिंह, पिंडी दास, कृपाराम, कर्म इलाही, रमजान चौधरी, मौलादाद, फग्गू इत्यादि ये पात्र हैं इसके। जिंदगी नामा उपन्यास में कृष्णा सोपती में विभाजन पूर्व पंजाब की सांस्कृतिक और इनकी ऐतिहासिकता का समग्र में वर्णन किया है। जैसे हम मैला असल को कहते हैं ना कि अंचल ही इसका नायक है, ऐसे ही इस उपन्यास के बारे में कह सकते हैं कि पंजाब प्रांत का जो उन्होंने अंचल दिखाया है वही इसका नायक कह सकते हैं। बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से इन्होंने पंजाब की पृष्ठभूमि को घेरा है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा आप खुद पंजाब की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। इस उपन्यास में लेखिका ने अपने जन्म स्थान गुजराल जिला की कथा कही है, नोट कर लेंगे गुजराल। इसमें डेरा जट्टा गांव को केंद्र में रखा गया है। गांवों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं सभी उपन्यासों में, जिसमें गांव दिए गए हैं और गांव के नाम आप लोग याद रखना। तो इसमें जो गांव है वो डेरा जट्टा गांव यहाँ पे दिखाया गया है। गुजराल जिला का डेरा जट्टा गांव है। उपन्यास की शुरुआत और अंत गोविंद सिंह के प्रसिद्ध फारसी के इस कथन से होता है। पंजाबी में है बच्चों। चू कार अज हमा हिलते दरगुजश्त, हला दस्त बुर्दुन बे शमशीर दस्त। दस्त का अर्थ होता है हाथ। अर्थात जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हों तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, नोट कर लीजिएगा। जब दूसरे रास्ते कारगर ना हो तो क्या करना चाहिए? जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना चाहिए, मैदान में आ जाना चाहिए। उपन्यास शुरू करने से पूर्व कृष्णा सोपती इतिहास संबंधी अपनी मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए कहती हैं, ऐतिहासिक खातों में दर्ज दस्तावेज इतिहास नहीं है। महत्वपूर्ण है, ये पंक्तियां भी पूछी गई हैं, आती हैं एग्जाम में, कि ऐतिहासिक खातों में दर्ज दस्तावेज इतिहास नहीं है, वरन इतिहास वह है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता है, फैलता है और जनमानस के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। बहुत अच्छी परिभाषा है इतिहास की। किसने कही है? कृष्णा सोपती जी ने, कि केवल जो लिख गया है, किताबों में कैद हो गया है, वही दस्तावेजों में जो कैद है वही इतिहास नहीं है। इतिहास क्या होता है? जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है। भागीरथी नदी का नाम है, तो लोकमानस रूपी नदी के साथ बहता है, पनपता है, फैलता है और जनमानस के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। जिंदगी नामा उपन्यास की शुरुआत कविता से होती है। शुरुआत में ही कविता है, जिसमें विभाजन पूर्व पंजाब के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक खूबसूरती का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है और ये पंजाबी भाषा का बहुत प्रयोग हुआ है। आप इसको पढ़ने में थोड़ा सा, जो पंजाबी नहीं जानते हैं, हाँ, और जो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं पंजाबी भाषा से, उनको दिक्कत हो सकती है। आंचलिकता का मतलब ही वही होता है बच्चों। जैसे हम बार बार कह रही हूँ, मैला आंचल को ही उदाहरण में ले रही हूँ।
उसको पढ़ते समय आपको बिहार में जो भाषा बोली जाती है ना, उसका पुट दिखाई देगा। और उस पृष्ठभूमि से जो नहीं है, जो बिल्कुल नहीं जानते, अनजान है, उनको जैसे दिक्कत होती है, थोड़ी सी दिक्कत आपको इधर भी होगी। यहाँ पे पंजाब अंचल का लिया गया है, तो पंजाबीपन इसमें पाया जाता है। आगे देखते हैं। उपन्यास में आई कविता की चंद पंक्तियाँ यहाँ दी हैं। ये पंक्तियाँ आ जाती हैं पेपर में। क्या है देखिए। गल बहियों सी उमड़ती मचलती, दूधा भरी छातियों सी चनाब, चनाब नदी का नाम है, और जहलम की धरती। माँ बनी कुर्ते के बंद खोलती, दूधा की बूंदें ढरकाने की, कनक के सुनहली ढेरों पर चमचम चमकाती मीठी सजरी धूप। इस गीत की पंक्तियों से यहाँ पे बताई गई हैं। इस उपन्यास में आई कविता की कुछ पंक्ति। बहुत सारे गीत आए हैं इस उपन्यास में। लेखिका ने धरती से बिछड़ने के दर्द का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतनों को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्दों को, पीड़ों को। तो जो सहता है वही जान पाता है इसको। उपन्यास की शुरुआत कौन से वाक्य से होती है? शरद पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा की रात, ये कथन इससे होती है, इस पंक्ति से होती है। जिंदगी नाम उपन्यास में कोई नायक अथवा खलनायक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है। इस उपन्यास में ना तो कोई नायक है, ना कोई खलनायक है। इसमें पंजाब में रहने वाले जिंदा दिल जाबाज लोगों की कहानी है। सबको बराबर वेटेज मिला है इसमें। उपन्यास की शुरुआत बर्थडे लाला की कहानियों को सुनने तथा पुण्य का प्रसाद खाने के लिए आए बच्चों, मिट्टी, मेहरबान, भोलू, निक्के, कालू, गिंडे आदि से होती है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये जो बड्डे लाला हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को, उनकी कहानियाँ सुनने के लिए और पूर्णमासी का प्रसाद खाने के लिए ये बच्चे आए हुए हैं, है ना। मिट्टी, मेहरबान, भोलू, निक्के, कालू, गिंडे आदि ये लोग आए हुए हैं। बड्डे लाला की कहानियाँ लोक कथा पर आधारित होती हैं। इनकी कहानियों को गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग भी सुनने आते थे। किस पे आधारित होती हैं? लोक कथा पर। बड्डे लाला की कहानियों में पुरुष, प्रजापति, सृष्टि, रुख, सारे ब्रह्मांड की माता अदिति, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, बड़े मंडल के देवता, कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, सूरज की धी, धियानी आदि प्रधान होते हैं। लोक कथाएं हैं तो इनमें ये सारी पात्र इसमें इनकी कहानियों में आते हैं। उपन्यास में वर्णित गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों संप्रदाय के लोग स्नेह और सोहबत से रहते हैं। डेरा जत्था में ये डेरा जट्टा जो गांव है उसमें तीनों धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी और सिख भी, और बहुत स्नेह से रहते हैं। यहाँ गांव में सुबह की शुरुआत मस्जिद में अजान और मुर्गे की बांग से होती है। मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद में अजान से, इसकी में गांव में शुरुआत दिखाते हैं, और मुर्गे की बांग से। लेखिका ने गांव के सामंती जीवन को रेखांकित करने हेतु धनाढ़ शाहजी की चर्चा की है। सामंत जैसे रहते थे, जमींदार कह सकते हो, तो वो कौन थे? शाहजी। ये कुछ आपको याद आ गया होगा। कहानी को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, सिक्का बदल गया कहानी को, ना। शाहजी की पत्नी शाहनी है, जो स्वभाव से सरल, सहज किंतु अंधविश्वासी प्रवृत्ति की है। वह संतान प्राप्ति के लिए बाबा फरीद के दरबार में मन्नत मांगने जाती है। शाहनी अंधेरे में ही ओलू में स्नान करने जाती है, जहाँ उसे अबंड्याल वाली अर्थात मरी हुई सौतन से साक्षात्कार होता है। ये शाहजी की दूसरी पत्नी रहती हैं, शाहनी जी ओलू में स्नान करने जाती हैं। शाहजी को भी सपने में अबंड्याल वाली दिखती है, जो उनसे जातक मांगती, मतलब बच्चा मांगती है। पूरा पहली पत्नी जो नहीं है। शाहजी अबंड्याल वाली घटना से आक्रांत हो शाहनी से अपना पुनः शादी रचाने को कहते हैं, जबकि शाहनी ऐसा न कर बच्चा गोद लेने का सुझाव देती है। शाहनी गांव में त्रिजन बैठाती है, जिसमें गांव की लड़कियां, औरतें इकट्ठा होकर सूत काटती हैं, गाने गाती हैं। ये एक तरह की कहते हो रिवाज होगा त्रिजन बैठाने का। गांव की लड़कियां राबिया अपनी सुरीली आवाज में गीत गाती है। फिर से यहाँ पे गीत आ गया राबिया के द्वारा। रुई बिन पिंजन कैसा, चरखे बिन त्रिजन कैसा। त्रिजन बैठाती है वो, वहाँ पे गांव की लड़कियां आती हैं, इकट्ठा होती हैं, सूत काटती हैं, गाने गाती हैं। और ये गाना कौन गाती है? राबिया गा रही है। पंजाब में त्रिजन के गांव की लड़कियां इकट्ठी होकर चरखा काटती हैं और गीत गाती हैं। त्रिजन में हिंदू, सिख, मुसलमान तीनों समुदाय की स्त्रियां एक साथ हिस्सा लेती हैं। देखिए
बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाया है। सभी धर्म की स्त्रियाँ एक साथ हिस्सा लेती हैं। बेबे जो है ये प्रेम गीत गाती हैं। बेबे का प्रेम गीत भी थोड़ा सा दिया है। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सु जगदा मूल मियाँ, पहला आप ही रब ने इश्क कीता, तो माशूक है नबी रसूल मियाँ। वाह वाह वाह, ये बेबे का गाया हुआ गीत है। शाहनी की इच्छा पूर्ण होती है और वह बेटे को जन्म देती है। देखिए गोद लेने की बात हो रही थी, लेकिन कुछ इसने यहाँ पे त्रिजन बिठाया था, उसके बाद इसको अपना बेटा पुत्र प्राप्त होता है, जन्म देती है बेटे को। जिंदगी नामा उपन्यास में लोहड़ी के त्यौहार का बड़ा ही मनोरम दृश्य उकेरा गया है। लोहड़ी पंजाब प्रांत का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है और इसका यहाँ पे बहुत अच्छा मनोरम दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे वर्णन किया है, ये उपन्यास से लिया हुआ ही कथन है। कोई नवेली पहन सलमे जड़ा, मखमल का लाल जोड़ा, किसी ने पहना हरे रंग की काबुली दरियाई का, किसी ने बांकड़ी के जाल वाली गुलाबी ओढ़नी, कोई बबोए कौड़ी वाली। ये सब पहन के ओढ़ के स्त्रियाँ वहाँ इकट्ठे होती हैं, अग्नि के पास इकट्ठे होते हैं लोग। लोहड़ी पर्व के अवसर पर गांव में खुशियों वाले घरों से चंगेरे, मक्का के फूल, गुड़ की भेलियाँ, खेड़ियाँ, चावल तिल की त्रिचौली, कच्ची लस्सी की गुड़वे, मूलियों भरी पच्छियाँ, उड़द की दाल की पिन्नियाँ आदि बांटे जाने की परंपरा है। लोहड़ी के अवसर पर गांव के लड़के ये गीत गाते हैं। क्या गीत है बच्चों? 7 पुत्र 17 पोते, 5 धियाँ 15 पोत्रे, नित वित धोवे माँ, किच्छी टब्बरों के पोतड़े, अरे खट्टी कमाई खाएं, कर्मा वालिणियाँ, नित नित ब्याह रचाएं, कर्मा वालिणियाँ। ये गीत लड़के लोग हाँ उसमें गाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इंजॉय कीजिए ना। साहित्य में आप बैठे बैठे पंजाब प्रांत के भी बारे में भी समझ जाएंगे। लोहड़ी पर्व के अलावा इस उपन्यास में ईद, दशहरा, वैसाखी आदि त्योहारों को भी गांव के सभी संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। देखिए ईद मुस्लिम त्यौहार हो गया और दशहरा हिंदू त्यौहार, वैसाखी सिख का त्यौहार, ये सारे त्यौहार उस गांव में मनाए जाते थे मिलजुल कर। उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंध को बड़ा गहरा रंग दिया गया है। थानेदार सलामत अली शाहजी की पत्नी शाहजी को बहन कहता है, शाहनी जी को बहन कहता है तथा उसके लिए उपहार भी लाता है। थानेदार जो दिखाया गया है सलामत अली मुस्लिम है, लेकिन शाहनी को बहन मानता है और उसके लिए उपहार भी लाता है। उपन्यास में मिरासियों कंजरों द्वारा गांव में घूम घूम कर गाकर लोगों का मनोरंजन करने वाला दर्शाया गया है। उसके द्वारा नकल कर गाए जाने वाला एक गीत ये भी है। बहुत सारे गीत हैं, मैं क्या बार बार कह रही हूँ। अब ये गीत भी आ गया। लो जी चले थे यार मजलिस जमाने, पड़ गए हिस्से कोड़े खाने। ये कौन गाते हैं? ये जो कंजड़े लोग होते हैं, गांव में घूमते रहते हैं, वो लोग गाते हैं। सलामत अली रौबदार थानेदार का प्रतीक है। उसने बेकसूर अंखिया को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। तो ये भैया थानेदार जो है बहुत रौबदार है। उपन्यास में बेगम बीबी और सज्जाद बीबी द्वारा गोमा और भोली के द्वारा सौतनों के बीच होने वाले झगड़ों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक पात्र के बारे में उन्होंने विस्तार से यहाँ पे मतलब सबको फुटेज दिया है, सबको जगह दी है। तो एक ये भी इसमें कहानी दिखाई गई है। इस उपन्यास में पात्रों की भरमार है, किंतु लेखिका ने जिन पात्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है उनमें है शाहजी, शाहनी, बड्डे लाला, निक्की बेबो, चाची मेहरी, काशी शाह, राबिया, बिंद्रादई इत्यादि महत्वपूर्ण है। ये सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं। बहुत सारे हैं पात्र, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। शाहजी जो बड़े शाह हैं, गांव के सामंत हैं जिनके पास गांव के जाटों की सारी जमीन गिरवी रखी हुई है। शाहजी नेक दिल इंसान भी हैं। लोहड़ी, दिवाली, बैसाखी आदि अवसरों पर पूरे गांव को खिलाते हैं। शाहनी शाहजी की पत्नी है। उसने एक पुत्र लाली को जन्म दिया, लाली शाह को जन्म दिया है। शाहनी स्नेहमयी ममतामयी है। गाय, भैंस, फतेह, करतारी, राबिया आदि पर इनकी विशेष स्नेह दृष्टि रहती है। शाहनी अंधविश्वासी भी है, किंतु अपने निर्णय पर अडिग रहने वाली भी है। उसने अपने पति को दूसरी शादी करने की आज्ञा नहीं देती है, एकदम अडिग रहती है। लाली या लाली शाह शाहजी के पुत्र हैं। इनके जन्मोत्सव पर लखनवाल वाली जो बुद्धा और हुस्ना को गाने के लिए बुलाया जाता है ना, बाहर से गाने वालियाँ आती हैं। बड्डे लाला तथा उनकी पत्नी गांव की साझी संस्कृति के प्रतीक हैं। बड्डे लाला गांव की उस प्राचीन कहानी को सुनाने की परंपरा के भी धरोहर है जिसका अपना सांस्कृतिक महत्व है। लोक कथाएं सुनाते हैं ये। चाची मेहरी को शाहजी अपनी माँ के समान मानते हैं। चाची मेहरी लाड डक्की नाम से भी जानी जाती है। याद रखना लाड डक्की किसका नाम है इस उपन्यास में, तो चाची मेहरी को कहा गया है।
चाची मेहरी को की शादी एक बड़ी उम्र के सरदार से होती है और अड़चने आने पर मुकदमेबाजी के द्वारा उससे शादी करती है। चाची मेहरी अपने देवर साहिब सिंह का बहुत ख्याल रखती है। उपन्यास में काशी शाहजी के छोटे भाई तथा समाज सेवक हैं। काशी शाहजी के छोटे भाई हैं और समाज सेवक हैं। गांव में मुफ्त में जड़ी बूटी एवं दवाइयाँ बांटते हैं। बिंद्रादेई छोटे शाहजी अर्थात काशी शाह की पत्नी है। शाहनी की देवरानी समझ लीजिए बिंद्रादेई को। बिंद्रादेई अपने पति का प्यार पाने के लिए पूरे उपन्यास में तड़पती हुई दिखाई गई है। बिंद्रादेई उन भारतीय स्त्रियों का प्रतीक है जो अपने परिवार की सुख संपदा शांति के लिए अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को भी कुर्बान कर देती हैं। एक त्यागमयी स्त्री का यहाँ पे स्वरूप दिखाया गया है बिंद्रादेई को। राबिया अलिये की छोटी धी मतलब बेटी तथा शाहों के घर में काम करने वाली लड़की है। शाहों के यहाँ जाती है काम करने। राबिया अलिये की छोटी पुत्री है। शाहजी के पुत्र लाली की देखभाल राबिया ही करती है। इस उपन्यास में काफ़ी प्रसंग हैं। बहुत बड़ा उपन्यास है बच्चों, बहुत बड़ा है। आपको कभी फुर्सत होगी तो पढ़ना। वैसे मैं सारांश रूप में यहाँ पे समझाई दे रही हूँ। अब केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है तो इतना काफ़ी है। तो इसमें काफ़ी सारे प्रसंग हैं जिनमें कुछ प्रमुख प्रसंगों में से एक ये है कि शाहदाद शेरे के कत्ल, गामा पहलवान द्वारा गुजरात वालों को चित्र करने पर शाह द्वारा कुप्पा और बादामों की पिंड लगाने का जिक्र है। शाह के पुत्र होने पर पहली छिवाली के उपलक्ष्य में पूरे गांव में मिठाई बांटने का जिक्र होता है। शाह की चौपाल में हुक्कों की गड़गड़ाहट के बीच चल रहे गप पुराण, मदरसे में मौलवी द्वारा फटकार, अलिये की धी वही राबिया, फतेह और धाड़ी वालियों के शेरे के बीच चल रहे इश्क का जिक्र, विधवा ब्राह्मणी लक्ष्मी के सैयद जादड़ी से नेह लगाने व गर्भवती होने की कहानी, राबिया का शाहजी के साथ इश्क, चाची मेहरी का गणपत शाह से इश्क। सब देखिए, सब में कुछ ना कुछ कहना चाहिए। शादी के इधर इतर भी कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। गांव के आर्य समाज का प्रचार व चारों वेद लाने वाले दयानंद की चर्चाएं। महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। दयानंद सरस्वती जी का यहाँ पे मतलब थोड़ा सा जिक्र आया कि उन्होंने चारों वेद मतलब वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था, तो उनका यहाँ पे जिक्र दिखाया गया। चर्चाएं होती हैं। 110 वर्ष के बड्डे लाला की मृत्यु, गदरियों एवं इंकवालियों की चर्चाएं, बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी सरगर्मियों आदि प्रसंग की चर्चाएं यहाँ पे की गई हैं। उपन्यास में बगावत की शुरुआत शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के भाषण से होती है। उपन्यास में लाला लाजपत राय के जिक्र के साथ बगावत के दौरान पंजाबी बागी थापर लालचंद फलक को जेल में डाल दिए जाने का भी जिक्र इसमें दिया है। तुफैल सिंह के द्वारा बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का परिचय मिलता है। कुछ जो राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े हुए तथ्य भी इसमें लाए गए हैं। उपन्यास के अवसान में गदर की चर्चा शुरू होती है। गदरियों द्वारा ये इश्तहार लगाए जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या? गदर। तुम्हारा काम क्या? गदर। तुम्हारा पेशा क्या? गदर। और तुम्हारा ईमान क्या? गदर। तो गदर मूवी शायद इस उपन्यास को पढ़ने के बाद बनी हो, उसका नामकरण किया हो। इस उपन्यास के द्वारा लेखिका ने आंचलिक उपन्यासों की परंपरा के विकास में विशेष योगदान दिया है। आंचलिक, मैं बार बार आंचलिक पे जोर दे रही हूँ। तो हमारे सिलेबस में एक आंचलिक उपन्यास हो गया मैला आंचल, और एक इसकी मान सकते हो आप। तो उपन्यास में के संवादों और भाषा शैली पर पंजाबी भाषा का पूर्णतः रंग चढ़ा हुआ है, जो बरबस मैला आंचल का स्मरण करा देता है। देखिए, मेरी बात से ये लेखक भी यहाँ पे सहमत हैं, क्योंकि मुझे बार बार इसको जितना मैं पढ़ती हूँ तो मुझे इसकी तुलना मैला आंचल से अपने आप हो जाती है। उपन्यास में शुरू से आखिरी तक लोकगीतों की भरमार है, जिसमें विभाजन पूर्व पंजाब का सांस्कृतिक वातावरण और भी गहरे रूप में सामने आया है। कैसा था हमारा पंजाब विभाजन से पूर्व, वो यहाँ पे दिखाया गया है। उपन्यास की शुरुआत में लेखिका ने जो 7.5 पृष्ठों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। जब आप उपन्यास खोलोगे ना, तो शुरू में आपको 7.5 पृष्ठ की लेखिका की अभिव्यक्ति दिखाई देगी, और कविता के रूप में काव्यात्मक है। तो वो जो दी है उसके माध्यम से पंजाब के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि परिवेश का जबरदस्त भावात्मक चित्र खींचा गया है। एक मिनट। हाँ, तो लेखिका ने काव्यात्मक बिंबों में चनाब और जेहलम नदियों की धरती के माँ बनने, मीठी सजरी धूप,
ठंडी सुहानी हवाएं, अल्हड़ अनोखे पानी, गनमत को इलाही लाली, खुले डुले पंजाब की शींदें, भरी भरी गहराई देहें, घी में बनी मोटी वजनी रोटियां, सगुणों के बाग और फुलकारियां, खुशहाल धरती का खुशहाल लश्कारा, भरे पूरे पंजाब की धरती पर घिर आई जहर की कांगे, पंज दरियाओं के पंजाब, जिंदा रुखों की छाह, चिट्ठी दूध शोक पंजाब की बेटियां आदि अनेक जीवंत बिंबों का सृजन कृष्णा सोबती ने इस उपन्यास में किया है। पंजाब में लोहड़ी पर्व का विशेष महत्व और आयोजन होता है। इसके बाद बैसाखी पर्व भी आता है, अप्रैल में आता है। डेरा जट्टा गांव में बैसाखी पर्व का लेखिका ने बड़े ही मनोयोग से चित्रण किया है। उपन्यास में बैसाखी के बाद सावन के महीने में होने वाली बरसात का वर्णन करने में भी लेखिका को सफलता मिली है। पंजाब के ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है फौज में भर्ती का। आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ से फौज में बहुत सारे युवा जाते हैं। आपने पढ़ी है ना कहानी, जो उसने कहा था वो भी पंजाब से ही था, लहना सिंह ना। बहुत सारे युवा जाते हैं, वो तो कहानी की बात है, लेकिन वास्तव में बहुत से ज़्यादातर युवा पंजाब से ही फौज में भर्ती होते थे। तो पंजाब ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहा है फौज में भर्ती का, फौज में लड़ते हुए शहीद होना या फिर फौज से रिटायर होकर गांव में बसने का। जिंदगी नामे में फौज से रिटायर्ड जहांदाद और गंडा सिंह फौजी जीवन के किस्सों से गांव के लोगों का जी बहलाते हैं। ये लोग फौजी जीवन के किस्से सुनाते रहते हैं। डेरा जट्टा गांव में जहां पर सामूहिक गप्पे लड़ाई जा रही हैं उस चौपाल को मजलिस कहा जाता है। याद रख लेना, मजलिस हो सकता है मैच करने के लिए आ जाए, तो वह जगह जहां पे लोग बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। विभाजन पूर्व पंजाब की 7 उपभाषाएं थी। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए कौन कौन सी उपभाषाएं थी पंजाब की। लहंदी, पोठोहारी, मुल्तानी, झांगी, माझी, मलवई, दोआबी, ये सारी 7 उपभाषाएं पंजाब में थी उस समय। संप्रति भारतीय पंजाब में मलवई उप मुख्य उपभाषा है। संप्रति भारतीय पंजाब में मलवई की बात हो रही है। मलवई ये जो है ये मुख्य उपभाषा है। माझी और दोआबी केंद्र से हट चुकी हैं। पाकिस्तानी पंजाब में माझी केंद्रीय उपभाषा है, जो पाकिस्तान के हिस्से में है, जो पंजाब का एरिया, वहाँ पे मुख्य भाषा है माझी, तथा लहंदी, पोठोहारी, मुल्तानी और झांगी अन्य उपभाषाएं रही हैं। पंजाब का प्रसिद्ध शहर सियालकोट को पंजाब का सेहरा कहा जाता है। सेहरा जो सिर पे लगाया जाता है, क्या है, कौन सा शहर है? सियालकोट। इस उपन्यास में मिट्टी के ब्याह की योजना द्वारा लेखिका ने शादी के उत्सव बारात की सेवा, गाना बजाना, खिलाना पिलाना आदि का सजीव वर्णन किया है। यह उपन्यास मूलतः 1907 से 1915 के कालखंड का ऐतिहासिक सांस्कृतिक दस्तावेज बन गया है। नोट कर लीजिए, इसमें जो कथा वस्तु ली गई है उसका कालखंड क्या है? 1907 से 1915 तक का भारत और मुख्यतः पंजाब प्रांत। उपन्यास में पंजाबी भाषा के ठेठ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो पंजाबी से इतर पाठकों के लिए मुश्किल पैदा करता है। मैं तो बार बार उस मुश्किल को समझ रही हूँ और बता भी रही हूँ। यहाँ कुछ शब्दों का हिंदी अर्थ दिया जा रहा है, आप भी समझ लें, आपको भी आसानी होगी। सजरा माने ताजा, भरजाई मतलब भाभी, परजाई भी बोला जाता है। चिट्टा या चिट्टी, सफ़ेद या गोरा, है ना, एकदम चिट्टा कलर, चिट्टे रंग का है, मतलब एकदम गोरा। वड्डा मतलब बड़ा। पिंड मतलब गांव। बेहड़े मतलब आंगन। झगो मतलब कमीजें। साह मतलब सौगंध, सौ है मतलब सौगंध है। सोहणी मतलब सुंदर। हट्टी माने दुकान। आप पंजाबी ढाबों के नाम देखते होंगे तो उसमें हट्टी शब्द प्रयोग किया जाता है। छित्तर मतलब जूते। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म। गांव मतलब गांव। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष। पोह मतलब पौष या पूनम। हास्सा मतलब हंसी। हास्सा मतलब ज़्यादा हंसा है मतलब ज़्यादा हंस रहे हो। हास्सा मतलब हंसी। टोटे, टोटे टोटे हो गया दिल, गाना सुना होगा ना, मतलब टुकड़े टुकड़े। पौड़ी मतलब सीढ़ी। अद्धा मतलब आधा। राखा मतलब रक्षक। तत्ता मतलब गर्भ। रौला मतलब शोर। चान्ना मतलब रोशनी। सट्ट मतलब चोट। जेकर मतलब अगर यदि। चंगा मतलब अच्छा। और साक्षात मतलब साक्षात। ये कुछ शब्द थे जिनके हिंदी अर्थ भी दिए गए हैं,
आप लोगों को अब पंजाबी थोड़ी बहुत मतलब आ गई होगी। अन्य कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं, भागी भरे मतलब किस्मत वाला, गौहर मतलब मोती, रिजक मतलब जीविका, लिशकारा मतलब चमक, सदके सदके जावा मतलब समर्पण, लांगड़ा मतलब लौंग, सयाले मतलब ठंडे, सजरी माएँ मतलब सजी हुई माएँ, और लांचे लांचे कहते हैं पुरुष जो लुंगी जैसा बांधते हैं उनको लांचे कहा जाता है। बल्लौरी मतलब अखियाँ, बिल्ली जैसी आँखों वाली। मातहड़ माहतड़ माहतड़ माने होता है गरीब, और आली माना मतलब विद्वानों का सा। एक और शब्द है दीदा बोसी का मतलब होता है ताक झांक। उपन्यास का उपशीर्षक जिंदा रुख, मैंने पहले ही बताया उपशीर्षक भी है इसका, जिंदगी नामा उपन्यास का एक और नाम है जिंदा रुख। ये भी अत्यंत प्रभावक है और इस उपशीर्षक में ऐतिहासिक व्यंजना है। सन 1947 ईस्वी में जिंदा रुख को ही 2 हिस्सों में काट दिया गया था। जिंदा रुख एक कह सकते हो, रुख को एक पेड़ की तरह भी कह सकते हो। जिंदा रुख इसको भारत के लिए कहा गया है और 1947 में जब विभाजन हुआ था तो जिंदा रुख को 2 हिस्सों में काट दिया गया था, जिसकी पीड़ा जो है लेखिका के मन मस्तिष्क में लंबे अरसे तक विद्यमान रही। जहां उपन्यास समाप्त होता है उससे इसके अगला हिस्सा होने या लिखा जाने का संकेत मिलता है, और इंकलाब जिंदाबाद के नाम से लिखा गया था लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया। अब है इस उपन्यास के बारे में विद्वानों की राय। इतना तो पता चल गया होगा बेटा आप लोगों को कि ये जो उपन्यास में कोई एक कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ इसमें चलती रहती हैं और ये कहानियाँ अपने में चल रही हैं, जिसमें पंजाब की पृष्ठभूमि मेन रूप से दर्शाई गई है और भारत का जो राज्य है पंजाब, उसकी संस्कृति की पूरी झलक आप इस उपन्यास में पाओगे। इसके बारे में विद्वानों की क्या कह रहा है? कृष्णा सोबती जी स्वयं कहते हैं कि जिंदगी नामा एक ऐसे कालखंड और भूखंड का पाठ है जो विभाजन के फलस्वरूप पीछे छूट गए वतन की, उसके शोर की, कोलाहल की स्मृति मात्र है। राजेंद्र यादव जी क्या कहते हैं? यदि कहा जाए कि प्रेमचंद और रेणु के बाद अपनी जातीय जिंदगी को पूरी तन्मयता से उभारने की कला कृष्णा जी में ही है तो गलत न होगा। बहुत अच्छी बात राजेंद्र यादव जी कह गए और मैं भी सहमत हूँ। निर्मला जैन क्या कहती हैं? उपन्यास के आरंभ में कविता की पंक्तियाँ अपने वतन से, पुरखों की यादों से, नदी नालों से, खेत खलिहानों से अलविदा कह चली लेखिका की भावभीनी श्रद्धांजलि भी है और वर्तमान की पीड़ा भी शायद नास्टे लाजिया भी, ये कहना है निर्मला जैन का। सुधीश पचौरी जी क्या कहते हैं? यदि कोई पंजाबी नारी जीवन के विविध स्तरों का अध्ययन करना चाहे तो कृष्णा जी की कृतियां, खासकर जिंदगी नामा एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है। पंजाब की जिंदगी देखनी हो तो इस उपन्यास को पढ़ लो, आप पंजाब के रंग में रंग जाओगे। ज्योतिष जोशी जी क्या कहते हैं? कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा में कथा विन्यास के पारंपरिक ढांचे से अलग छोटे छोटे कथा खंडों से उपन्यास को गढ़ा है। मतलब एक ही पूरी कहानी पूरे उपन्यास में नहीं चली है, छोटे छोटे कथाएं भी साथ में चलती गई हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में ऐसा कोई चरित्र नहीं आया जिसके बहाने वे यथार्थ की कोई मीनार खड़ी करें। चरित्रों में भी अनेक ऐसे हैं जिन्हें संदर्भों के अनुसार रखा गया है और कुछ विशेष परिस्थितियों को ही प्रकट करके सामने आते हैं। जो कुछ चरित्र हैं वो कुछ मकसद से आते हैं और प्रकट करके ओझल हो जाते हैं। उपन्यास पूरी तरह खुला है और अनेक संभावनाओं के बीच मनुष्य की संवेदना का भावचित्र बनता जाता है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं, जिंदगी नामा मूलतः किसी कवि मन की रचना है। इसमें इतनी अछूती मार्मिक उपमा है कि कोई प्रथम कोटि का कवि ही वैसा प्रयोग कर सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। सारे ही कथन पढ़ देती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी क्लास लंबी होगी लेकिन क्या पता क्या काम आ जाए। नंद किशोर नवल कहते हैं, जिंदगी नामा को पढ़कर यह विश्वास नहीं होता कि कृष्णा सोबती में ऐसा विराट कथाकार छिपा था और उनमें ऐसी विराट चित्रण क्षमता सोई थी। उनका पूर्ववर्ती कथा साहित्य इस उपन्यास में अभिव्यक्त उनकी औपन्यासिक प्रतिभा का पूर्वाभास देने में बिल्कुल असमर्थ है। इस उपन्यास में उनके पूर्ववर्ती कथा साहित्य की क्षीण धारा सागर बन गई है। इससे पहले जो भी उनका साहित्य लिखा गया था वो एक पतली धारा के समान था और ये उपन्यास में आके उनका लेखन जो है सागर के समान विशाल हो गया है। डॉक्टर नामवर सिंह महत्वपूर्ण है, जो बंटो अंडरलाइन किए गए हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान से देखना। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, मेरे सामने में वो जिंदगी नामा की लेखिका के रूप में सबसे पहले आती हैं
और जिंदगी नामा जहाँ ख़त्म होता है वो एक तरह से उनका अपना हल्फिया बयान भी है। गुरु साहब का फ़ारसी का एक शेर उन्होंने कोट किया है कि जब सारे रास्ते बंद हो चुके हों तो जुर्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है, कृष्णा सोबती की तलवार उसकी कलम है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कथन है। और वो गुरु साहब का ये वाला कोट तो आप अपने उसमें नोट कर लीजिएगा। प्रयाग शुक्ल जी क्या कहते हैं, कृष्णा सोबती एक नाम, एक व्यक्तित्व, अपने आप में अनूठा। अच्छा, इन जैसा हिंदी में कोई दूसरा रचनाकार नहीं और आज भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत सारे पुरस्कारों के लिए भी ये जानी जाती हैं बच्चों। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, कृष्णा सोबती ने दिल्ली साहित्य अकादमी का शलाका पुरस्कार लेने से इनकार किया। अब सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सारी भाषाओं में सभी जगह पुरस्कारों के प्रति लोगों में जो एक प्रकार का मोह होता है, उसको देखते हुए कृष्णा सोबती जी ने जो किया वो सचमुच एक प्रकार की ऐसी शक्ति की मांग करता है जो सारे साहित्यकारों में नहीं होती। उनका ये रवैया उनके सारे लेखन से निकल कर आता है, और वो चाहे मित्रों मरजानी हो या वो जिंदगी नामा हो। बहुत सही बात कही है। हर किसी के अंदर वो शक्ति नहीं होती कि वो पुरस्कार को मना कर दे, है ना। तो वाकई सब साहित्यकारों से बहुत अलग हैं। निर्मल वर्मा जी कहते हैं, यारों के यार उसमें किस तरह के दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी, क्लर्क अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ऊब, अपनी व्यर्थता का जीवन अपनी भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। कभी उसमें गालियाँ भी आती हैं, कभी उसमें ऐसे शब्द भी आते हैं जो किसी स्त्री लेखिका ने अपने लेखन में इस्तेमाल नहीं किए थे। ये उन्होंने नई जमीन का अन्वेषण किया और इस भाषा के परिवर्तन का जो दूसरा रूप देखते हैं परिवेश में, वो जिंदगी नामा में देखने में भी आया है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, कृष्णा की भाषा के बारे में कहते हैं कि कृष्णा जी की भाषा के बारे में खास तौर पर कहना चाहूँगा, वो हाथ से नहीं लिखती हैं। उनके शब्दों को देखकर लगता है जैसे उन शब्दों को उसी तरह जीती रही हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी जीती रही हैं। एक शब्द नाप तौल के आता है, एक शब्द उनका नाप तौल के आता है, और बोलियों से शब्द अपने आप इस तरह आते हैं, वे बुलाती नहीं, लेकिन जब आते हैं तो उन्हें रोकती भी नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात नामवर सिंह जी कह गए हैं। और आप इस कथन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको एक कथन और याद आ गया होगा, या आपको नहीं आया तो मुझे आ गया है। जैसे कि उन्होंने कहा है उनके बारे में, सूरदास जी के बारे में ही कहा गया है, और कि उनके सामने मतलब उपमाएं जो उनके जहन में आती चली जाती हैं। और एक ऐसा ही मिलता जुलता कथन कहा गया है कबीर जी के सामने में भाषा को लेकर, कि जो चाहते हैं वो भाषा से मनवा लेते हैं, सीधे सीधे बन पड़ा तो ठीक, नहीं तो दरेरा देकर। ठीक है, कुछ कुछ कथन सबके याद आ जाते हैं अनायास ही। चलिए, राजेंद्र यादव जी क्या कहते हैं, जिंदगी नामा में लड़ाइयाँ, कत्लों और डकैतियों का एक पूरा जखीरा है। कई कलनों से भी यह रचना मनुष्यता को साधती चलती है, क्योंकि इन सब के पीछे यथार्थ का संज्ञान है और सारे तनावों के भीतर अन्याय के खिलाफ चेतना की आवाज़ है। यह उपन्यास अपने समय को अतिक्रमित करता हुआ हर युग में अपनी नवीनता का उद्घोष करता है, क्योंकि जिस संस्कृति और जीवन की गाथा इसमें है वह कभी पुरानी पड़ने वाली नहीं है। जिंदगी नामा उसकी खोज का उपन्यास है और यह उसकी उपलब्धि है। इसकी उपलब्धि का एक दूसरा पक्ष है उसका परिवेश, डेरा जट्टा गांव, याद रखना डेरा जट्टा गांव, और जो इसका सबसे केंद्रीय चरित्र भी है। तो प्रमुख पात्र कह सकते हो, प्रमुख नायक ये गांव भी है, डेरा जट्टा गांव। अब इसके उपन्यास में आए हुए बच्चों, ये तो हमने देखे थे जो उपन्यास के बारे में, लेखिका के बारे में जो प्रमुख कथन कहे थे विभिन्न लेखकों ने, आलोचकों ने। अब देखते हैं इस उपन्यास में जो महत्वपूर्ण कथन आए हुए हैं। जिंदगी नामा उपन्यास की महत्वपूर्ण कथन, एक तो पहला इस तरह से देख सकते हो, मत देखो, दौड़ चलो, छोड़ चलो इस पानी को, इस धरती को, जिसने हर मौसम, हर बहार में सूरमाओं की पनीरी उगाई थी, जिसने हाड़ मास के इंसानों में मेहनत करने और जिंदगी को जी भर कर प्यार करने की ललक जगाई थी, लौ जगाई थी, अलविदा, ये भूमिका में कहा गया है। अगला है, बल्ले बल्ले सरकार बढ़िया, अहलकार बढ़िया, बैत की मार बढ़िया, ये अखियाँ के द्वारा कहा गया है। अरे सौतने, आज तू मेरे हाथों नहीं बसती, तेरे झोटे में आग लगा के रहूंगी, ये भोली का कथन है। गोमा का कथन है, हाय हाय सौतन, हाय हाय तेरा आगा पीछा, हाय हाय तेरे प्यो भरा, हाय हाय तेरे चाचे ताते, हाय हाय। सब पूरे खानदान को गाली दे रही है गोमा।
राबिया का है, शाह साहिब मैंने आपको दिल में ऐसे धार लिया जैसे भगत मुरीद अपने साईं को धार लेते हैं। ये राबिया शाह जी से एक तरफ, मतलब कि एक तरफा नहीं कहेंगे, उनको भी पता था, प्रेम करती थी, जबकि उनकी पत्नी शाहनी भी थी। गुड़ियों के सागर हैं, जात के उजागर हैं, भिखारी बादशाहों के प्रभुओं के मिरासी हैं, सिंहों के रब्बाबी हैं। ये लक्की का कथन है। एक और कथन है लक्की का, अल्लाह सच नबी बार हक, दीदार अल्लाह का, शफात हजरत की। फरमान अली का कथन है, शाह जितना फैलाए सो उसका, जय जितना पसीना बहाए सो उसका। मेहर अली का कथन है, दूध मलाई धनाड़ शाहों की और छाछ लस्सी हमारी, लानत हमारी मेहनतों पर। मेहर अली का एक और कथन है, बस ओए शोखी खोरे, चिड़ियों के दूध पर नजर रखी तो हाथों से खाली तोते उड़ाएगा। ये मेहर अली का है। भगत जी तुम्हारे हाथों खुल रही हो किस्मत किसी की तो बताओ, मैं क्यों रोकूं, तुम्हारा दिल दरिया है पर हिसाब हिस्सों का कौन पुगाएगा, जट मुजरों के आकड़ वेले कौन टपाएगा। शाह जी कहते हैं। शाह जी का और कथन है, हम तो निमित्त हैं, करण हार करता तो ऊपर वाला है। ये महत्वपूर्ण है शाह जी का कथन। मेन किरदार देखा जाएगा तो उस गांव डेरा जट्टा गांव के बाद ये शाह जी ही आते हैं। इस क्षण भंग, अच्छा एक और उनका कथन रह गया, ऊपर वाला ही बड़ा है, उसकी नज़र सीधे रही तो दुनिया का जर्रा जर्रा पुख्ता, जो बढ़ जाए जुल्मत तो घड़ी पल में बड़ी से बड़ी सल्तने नेस्ता नाबूद। शाह जी का ही कथन है। अगला भी उन्हीं का है, शास्त्र मर्यादा कहती है दान से आता है जाता नहीं। काशी शाह उनके पुत्र का, वो उनका भाई जो था, इस धन भंगुर जगत में नाम ही कमाई है, माया दमड़े नहीं। फिर शाह जी का कथन, दुनिया आख्यान करती है लोगों का तेल नहीं जलता, शाहों का मूत्र जलता है। सावन माह सुहावना जो धरती बूंद पई, अनहद बरसे मेघला जो मन की तृप्त गई। ये भी गीत की पंक्ति है। कवायद तो नहीं मेहनत तो जीवियों पर होती है न, असल तो वर्दी है बंदी को सवाया कर देती है। कोक्कू खा का कथन है। मुन्नख बच्चा बनकर धरती का ओढ़न न पकड़े तो धरती माँ क्यों दूध पिलाने लगी। अपने वेद शास्त्र भी यही कहते हैं कि धरती माँ को आदर प्यार से सींचा सराहा न जाए तो माँ के धनों की तरह धरती के सुंभ भी पूरी तरह नहीं खुलते। शाह जी महत्वपूर्ण है बच्चों ये कथन। अगला है, दोस्तों यारों दिल्ली में अपनी अपनी प्रीतें मोहब्बतें धार कर माई हीर को सलाम करो। हीर और रांझा दोनों हमारी इस मजलिस में शामिल हैं। लोग आख्यान डालते हैं कि जितनी बार इस अलबेले जोड़े के प्रीत प्यार के दुनिया में गाए जाएंगे उतनी बार हुस्न के महताब चमकेंगे आशिकों के दिलों में, माशूकों की आंखों में। हीर और रांझा वही पंजाब से ही संबंधित थे, उनकी बात हो रही है। पुख्ता चीज़ तो एक ही अदालत में, अदालत और अदालत की कुर्सी। काशी शाह का है। और आखिरी कथन जो इस PDF का है, अंग्रेज की कचहरी में इंसाफ होता है, इंसाफ का घर है कचहरी अदालत। लट ठुमनों का डेरा नहीं कि जिसके जो मन में आया बोल दिया या फैसला दे दिया। ये भी शाह जी का कथन है। तो ये प्रमुख कथन थे बच्चों इस उपन्यास के बारे में। और आज की क्लास का ये PDF के अकॉर्डिंग ये आखिरी कथन था। और आपको कुछ भी पूछना होगा तो मुझे बताइएगा। इससे संबंधित बहुत कुछ जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आपको दे दी है। और लास्ट वाले दिन ना मैं सभी उपन्यासों को एक साथ लेकर आऊँगी कि सबका प्रकाशन वर्ष इत्यादि आपको बता सकूँ। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ पूछना होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिए। बाकी ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। अभी जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं ना। अगली क्लास में अगले उपन्यास के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।